नमस्कार। बीएड प्रथम वर्ष विषय हिंदी और आज हम लोग अपने हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी के शिक्षण सूत्रों की बात करेंगे कि हिंदी के शिक्षण सूत्रों के माध्यम से एक अध्यापक है वो किस प्रकार अपने शिक्षण को आगे बढ़ाता है। तो क्या शिक्षण सूत्र बहुत आवश्यक होते हैं शिक्षण के लिए, शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए? ये सारी चीज़ें हम लोग इन शिक्षण सूत्रों के माध्यम से बात करते हैं। तो शिक्षण सूत्र हिंदी के अध्यापक को शिक्षण सूत्रों हिंदी के अध्यापक को शिक्षण सूत्रों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। इनके माध्यम से शिक्षण सूत्रों के माध्यम से हिंदी शिक्षण की नीरसता को समाप्त किया जा सकता है। शिक्षण सूत्रों के माध्यम से शिक्षण सूत्रों के माध्यम से कक्षा अध्यापन में सरलता तथा ग्राह्यता आती है। शिक्षण सूत्रों के माध्यम से कक्षा में अध्यापन में सरलता और ग्राह्यता आती है तथा विद्यार्थी विषय वस्तु को भली भांति कम मानसिक परिश्रम से समझ लेते हैं। देखिए, जो ये शिक्षण सूत्र है इनका ज्ञान अध्यापक को अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इनके माध्यम से हिंदी की जो नीरसता है, हिंदी को समझाने में नीरसता आती है, वो समाप्त हो जाती है। शिक्षण सूत्रों के माध्यम से सरलता, ग्राह्यता, जिसको ग्रहण किया जा सके ऐसी स्थिति, और विषय वस्तु को भली भांति कम मानसिक परिश्रम से समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें शिक्षण सूत्रों के अपनाने से आती है। एक अध्यापक जब इन शिक्षण सूत्रों को अपनाता है तो विद्यार्थियों को जो पाठ्य वस्तु है वो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाती है, उन्हें अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती है। हम कुछ शिक्षण सूत्रों की चर्चा आज हमारे इस क्लास में करेंगे। तो पहला शिक्षण सूत्र है सरल से कठिन की ओर। पहला सूत्र है अपने शिक्षण के अंतर्गत सरल से कठिन की ओर, मतलब कि जो अध्यापक है वो सरल विषय वस्तु है उसको सरल तरीके से अपनाते हुए फिर कठिन की ओर जाए। हम लोग देखते भी हैं जो पाठ्य पुस्तकों का निर्माण है वो बहुत ही ये कहें कि बहुत ही आसानी ये सरल स्तर से लेकर फिर कठिन स्तर की ओर जाता है। जो सीढ़ियाँ हैं, सोपान है, वो बहुत ही सरल से कठिन की ओर अपनाए गए होते हैं। तो एक अध्यापक है वो भी इन शिक्षण सूत्रों को अपनाते हैं, मतलब कि सरल से कोई भी विषय वस्तु है उसको पहले सरल तरीके से समझाए। मतलब कि वो क्या करेगा कि यहाँ पर अगर शिक्षण से संबंधित वो पूर्व ज्ञान के विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान से संबंधित वो प्रश्न करे या पूर्व ज्ञान को समझे, उसके बाद आगे की विषय वस्तु को समझाए
जाएगा तो वो कठिन की ओर वो बढ़ सकेंगे विद्यार्थी और उस चीज को समझ सकेंगे। तो यहाँ पर सरल से कठिन की ओर सूत्र को अपनाना चाहिए। फिर है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अध्यापक को क्या करना है कि जो विद्यार्थी जिन जिन चीजों के बारे में जानते हैं, विषय वस्तु जो समझाना चाह रहा है अध्यापक, उस विषय वस्तु से संबंधित वो पूर्व ज्ञान, जैसे कि वो विशेषण पढ़ा रहा है, अध्यापक विशेषण पढ़ा रहा है, तो अध्यापक संज्ञा और सर्वनाम की समझ विद्यार्थियों में कितनी है, कहाँ तक है, वो सारी चीजें पहले क्लियर कर ले। जब उसे क्लियर हो जाए कि हाँ इन्हें संज्ञा और सर्वनाम के बारे में बहुत अच्छी तरह की जानकारी है, तभी वो विशेषताएं बता पाएगा। मतलब कि संज्ञा और सर्वनाम के स्थान संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले को हम विशेषण कहते हैं। जब तक कि संज्ञा और सर्वनाम के बारे में उन्हें जानकारी नहीं होगी तब तक वो विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो अध्यापक को जो उन्हें जिनके बारे में जानकारी है वो प्राप्त करने के बाद फिर उन्हें क्या किस कार्य का शिक्षण करवाना है, ये किस बिंदु का शिक्षण कार्य करवाना है उस पर आना चाहिए, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना चाहिए। फिर है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। यहाँ पर अध्यापक स्थूल यानी मोटा या घना, जो मोटे मोटे रूप में जो जानकारियां हैं वो विद्यार्थियों को बताई जानी चाहिए पहले से, ताकि विद्यार्थी पहले एक बार पूर्ण तरह से जानकारी दे दी जाए कि ये टॉपिक है वो इस प्रकार से है। उसके बाद उसकी बारीकियों को समझाना चाहिए, सूक्ष्म यानी बारीक। पहले मोटे रूप में उसको, अगर मान लो किसी पाठ को पढ़ा रहे तो सारांश बच्चों के सामने एक बार प्रस्तुत कर दिया जाए, मूल क्या है, उसके बाद उस कहानी या फिर कोई भी पाठ है उसका पाठ किया जाएगा, तो विद्यार्थियों के अंतर्गत जो जानकारी है वो स्थायी रूप से ग्रहण होगी। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर बताना चाहिए। फिर है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। अध्यापक है वो विद्यार्थियों को पहले जो चीजें प्रत्यक्ष रूप से वो जानते हैं उनकी जानकारी देते हुए अप्रत्यक्ष रूप की ओर जाना चाहिए। भाषा के अंतर्गत अध्यापक है वो अप्रत्यक्ष रूपों की जानकारी देते हुए जब उन्हें बताएगा तब विद्यार्थी है प्रत्यक्ष रूप की जानकारी देते हुए अप्रत्यक्ष की ओर जाएगा, तब विद्यार्थी है वो आसानी से समझ पाएंगे। पहले से उन्हें किन्हीं नियमों के बारे में बता दिया जाए और फिर उन्हें जानकारी दी जाएगी तो वो नहीं समझ पाएंगे। तो कुछ उदाहरणों के माध्यम से उन्हें नियम तक जाए, उसका सामान्यीकरण किया जाएगा तो विद्यार्थी उस चीज को समझ पाएंगे। तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। फिर है पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। यहाँ पर अध्यापक है वो पूर्ण जानकारी देके फिर उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करेगा तो विद्यार्थियों को ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। फिर है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अध्यापक है वो विद्यार्थियों को विश्लेषित, पूरी पाठ्य सामग्री है उसको पूरा विश्लेषण करके बता दे और फिर उसको संश्लेषित रूप में अलग अलग से बताएगा। तो यहाँ पर है विद्यार्थी, यहाँ पर ये पूर्ण से अंश का बिल्कुल उल्टा हो जाता है और विद्यार्थी है वो पहले सभी चीज को विश्लेषित रूप से बड़े विस्तार से व्यापक रूप से समझते हैं और फिर उसका संश्लेषित रूप जो कि उन्हें ग्रहण करना है उसकी जानकारी वो प्राप्त करते हैं। फिर है अगला जो शिक्षण सूत्र है वो है मनोवैज्ञानिक क्रम से, मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्कात्मक क्रम की ओर। मनोवैज्ञानिक मतलब कि बालकों की मानसिकता, विद्यार्थियों की आयु, उनका अधिगम स्तर, उसको पहले ध्यान में रखते हुए फिर बालकों से तर्क वितर्क करें। ठीक है, तर्कात्मक है ना, विद्यार्थियों से उसकी जो मानसिक स्थिति है उसके आधार पर प्रश्नों को करे या विषय वस्तु को समझाए, फिर उनसे तर्क से संबंधित क्रम की ओर ले जाए। मतलब कि बालक जब इस विषय वस्तु को मनोवैज्ञानिक ढंग से समझ लेंगे, अध्यापक है उनकी मानसिकता को देखते हुए उसे समझा देगा, उसके बाद विद्यार्थी है वो तर्कपूर्ण चिंतन करना प्रारंभ कर देंगे। फिर है
तर्कात्मक। फिर है अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर। अध्यापक है विद्यार्थियों को पहले निश्चित अनिश्चित के बारे में बताए, मतलब कि जो चीजें अनिश्चित है, मतलब कि किसी भी पाठ्य सामग्री को समझाते वक्त वो कहीं कहीं पर ऐसा भी कर सकता है कि वो अनिश्चित, ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है, इस प्रकार से बताए और फिर निश्चित विषय वस्तु पर वो आए। जैसे कि उदाहरण देते हुए बहुत सारे उदाहरण ऐसे भी दे उनमें वो चीज निहित हो, कहीं पर नहीं भी हो, फिर बाद में वो डिसाइड करे, दोनों में डिफरेंस करके बताए कि यहाँ पर ये चीज है इसीलिए यहाँ पर ये नियम होगा और वहां पर ये चीज इसलिए नियम है। तो दोनों का निश्चय कर, पहले अनिश्चितता के बारे में बताते हुए फिर वो निश्चित नियम के बारे में उसकी चर्चा करें। फिर है विशेष से सामान्य की ओर, विशेष से सामान्य की ओर। अध्यापक है बालकों को विशेष सामग्री के बारे में जानकारी देते हुए फिर उसको सामान्यकरण के बारे में बताए। यहाँ पर अध्यापक है वो नियम बताते हुए फिर सामान्य की ओर विद्यार्थियों को समझाएगा। तब वो विशेष जानकारी है वो बालकों के, वो कठिन तो रहेगा लेकिन उनका जो अधिगम स्तर है उसको ध्यान में रखते हुए अध्यापक विशेष से सामान्य की ओर भी जा सकता है। फिर है अनुभूति से विचार की ओर, अनुभूति से विचार की ओर। अध्यापक है बहुत सी चीजें अपने अनुभव के आधार पर विद्यार्थियों को बताए और फिर उनसे जो शिक्षण से संबंधित विषय वस्तु हो उसके बारे में तर्क वितर्क या विचार बताए। जैसे कि अगर अनुभूति के आधार पर बता सकता है, अगर मान लो कोई ऐसा टॉपिक है उसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो कि अध्यापक ने पूर्व में अनुभव कर ली किसी घटनाक्रम में, उसके बारे में वो अनुभव कर चुका है या उस चीज को देखकर किस प्रकार होता है या किस प्रकार होगा वो सारी जानकारी वो रखता है। तो वो अनुभव है विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करे और फिर संबंधित पाठ है, पाठ की विषय वस्तु उनको समझाएगा तो बालकों के समझ में आएगा कि हाँ इस प्रकार से भी ये कार्य हो सकता है। क्योंकि बालक की वो सुनी सुनाई चीजें होती है या उनके समझ देखी दिखाई चीजें होती है उन पर ज्यादा वो विश्वास करते हैं। तो अध्यापक यहाँ पर अनुभव के आधार पर ही इन विचारों को वो बता सकता है। तो ये थे हमारे शिक्षण सूत्र जो कि हिंदी भाषा के अंतर्गत अध्यापक अपनी विषय वस्तु के आधार पर इनको अपना सकता है। जरूरी नहीं है कि हर शिक्षण सूत्र हर जगह कार्य करे। अध्यापक है वो अपनी पाठ्य या विषय वस्तु को जिस प्रकार से सरल बनाना चाहे और इन शिक्षण सूत्रों के माध्यम से वो बना सकता है। अब लिखिए अपना गृह कार्य प्रश्न। हिंदी भाषा में उपयोग किए जाने वाले शिक्षण सूत्रों के बारे में वर्णन करें। हिंदी भाषा में उपयोग किए जाने वाले शिक्षण सूत्रों के बारे में वर्णन आपको करना है। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर जाते हैं तो 3 बातों को विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहे। सोशल सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।